हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से निमीज नॉलेज पॉइंट पर। तो आज हम लोग जनरल स्टडीज एमसीक्यूज का सेट 29 करने जा रहे हैं। इससे पहले 28 सेट जो है वो मैं करवा चुकी हूँ। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आंसर जो है ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको जरूर करके जाएं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो आपको याद रखना है, चार ऑप्शन है आपके पास, कौटिल्य, सेल्यूकस निकेटर, मेगास्थनीज और जस्टिन। तो आपको याद रखना है, देखिए जो सेल्यूकस निकेटर था ये सिकंदर का सेनापति था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये सिकंदर का सेनापति था। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध हुआ था जिसमें जो सेल्यूकस निकेटर था वो हार गया था। ठीक है, 305 में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, और ये जो था सेल्यूकस निकेटर ये हार गया था। तो ये जो मेगास्थनीज थे ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजे गए राजदूत। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किस यूनानी राजदूत को भेजा था? तो मेगास्थनीज। ठीक है, और मेगास्थनीज की पुस्तक भी है, इनकी बुक का क्या नाम है? इंडिका। इंडिका। ठीक है, इनकी बुक का नाम है इंडिका। तो ये भी आपको याद रखना है। इन्होंने इंडिका में जो मेगास्थनीज है, इन्होंने इंडिका नाम जो इनकी बुक है उसमें मौर्य काल की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था का विवरण भी किया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। आपको यहाँ से कितने क्वेश्चन याद रखने हैं कि एक तो सेल्यूकस निकेटर जो है वो सिकंदर के सेनापति थे। ठीक है, और सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, 305 ईसा पूर्व बीसी में। ठीक है, 305 बीसी में इनके बीच में युद्ध हुआ था जिसमें सेल्यूकस निकेटर जो है वो हार गया था। ठीक है, और जो चंद्रगुप्त मौर्य है इनके दरबार में सेल्यूकस निकेटर के द्वारा ही एक यूनानी राजदूत भेजे गए थे जिनका नाम था मेगास्थनीज, और मेगास्थनीज ने अपनी बुक भी लिखी है इंडिका। अगर आपसे आपसे पूछ सकते हैं ना कि किस किताब में चंद्रगुप्त मौर्य या फिर मौर्य साम्राज्य के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बताया गया है, तो वो इंडिका है। ठीक है, और किसके द्वारा इसकी रचना की गई है? तो मेगास्थनीज के द्वारा। तो इतना जो है इस क्वेश्चन के बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। तो हमने 16 महाजनपदों के बारे में पहले भी काफी बार डिस्कस किया है। ठीक है, तो उनमें से सिर्फ एक अकेला महाजनपद था जो कि दक्षिण भारत में स्थित था, जो कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। ठीक है, तो वो कौन सा था? वो था अश्मक। 16 महाजनपदों में हम अश्मक जो महाजनपद था वो एक राजतंत्रात्मक जनपद था। ठीक है, राजतंत्रात्मक जनपद था ये। मैंने आपको दो प्रकार के महाजनपद बताए थे ना, एक गणतंत्रात्मक, ठीक है, और एक राजतंत्रात्मक। तो राजतंत्रात्मक जो जनपद था वो था अश्मक, दक्षिण भारत में था ये, गोदावरी नदी के तट पर था ये। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ थी? अश्मक की राजधानी, क्योंकि ज्यादा करके जो महाजनपद है ना इनकी राजधानियां पूछी जाती हैं, तो आपने 16 के 16 जो महाजनपद है उनकी राजधानियां जो है वो याद कर लेनी है। ठीक है, तो इसको पोतन भी बोला जाता है और इसको पोटली भी बोला जाता है, पोटली। ठीक है, पोटली भी बोला जाता है। तो आपने याद रखना है कि अश्मक जो महाजनपद था वो एकमात्र दक्षिण भारतीय महाजनपद था, एकमात्र दक्षिण भारतीय महाजनपद, दक्षिण भारतीय महाजनपद। इसकी राजधानी जो है वो पोतन या फिर पोटली बोलते हैं इसको। ठीक है, तो पोतन मैक्सिमम आपको बुक्स में मिलेगा। पोतन जो थी वो इसकी राजधानी थी और ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। इसकी जो स्थापना है वो किसने की थी? तो एक इक्ष्वाकु वंशीय। ठीक है, इक्ष्वाकु वंश के राजा ने की थी। ठीक है, इक्ष्वाकु वंश के शासक थे। ठीक है, उन्होंने की थी इसकी स्थापना, ये भी याद रखना है। अश्मक की स्थापना जो है, अश्मक एक राजतंत्रात्मक जो था राजतंत्रात्मक राज्य था। ठीक है, गणराज्य नहीं, राजतंत्रात्मक राज्य था, और इसकी स्थापना जो है वो इक्ष्वाकु वंश के शासक ने की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर कहाँ स्थित है। तो जो दिलवारा मंदिर है ये कहाँ पर है, ये माउंट आबू में राजस्थान में स्थित है। ठीक है, राजस्थान के माउंट आबू में है ये, माउंट आबू। ठीक है, ये 5 मंदिरों का एक समूह है, इसमें 5 मंदिर है टोटल, 5 मंदिरों का समूह है। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो ये दिलवारा मंदिर थे इनका निर्माण किसने करवाया था। तो चालुक्यों ने इनका निर्माण करवाया था, चालुक्य। ठीक है, और चालुक्यों में भी अगर राजा पूछा जाएगा किसके टाइम में इसका निर्माण हुआ था, तो जो भीमदेव प्रथम थे राजा, चालुक्य शासक थे भीमदेव प्रथम के ही जो सामंत थे बिमल शाह, उन्होंने इनका निर्माण करवाया था। ठीक है, इन्हीं के सामंत थे बिमल शाह। भीमदेव प्रथम जो थे इन्हीं के आगे सामंत थे बिमल शाह, तो इन्होंने ही इन मंदिरों का जो है निर्माण करवाया था। तो चालुक्य शासकों ने इनका निर्माण करवाया था। अगर शासक पूछे जाएंगे, मतलब वंश पूछा जाएगा किस शासक ने करवाया था, तो भीमदेव प्रथम के सामंत थे बिमल शाह, उन्होंने जो है इनका निर्माण करवाया था। इसके अलावा याद रखना है ये 5 मंदिरों का एक समूह है जो कि माउंट आबू में राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण करवाया था। बड़ा इमाम बाड़ा, या फिर बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, या सिद्दी बगी। तो ये जो है बुलंद दरवाजा कहाँ पर है, तो ये फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना भी अकबर ने की थी। तो याद रखना है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था, जो कि फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट है यूरोप की सबसे लंबी नदी है राइन, डेन्यूब, वोल्गा, या इनमें से कोई नहीं। तो वोल्गा जो है वो यूरोप की सबसे लंबी नदी है। तो आपको याद रखना है जो वोल्गा नदी है यूरोप की सबसे लंबी नदी है और यूरोपीय रूस की सबसे लंबी नदी है। कहाँ से निकलती है, तो ये बलदाई पहाड़ियों से निकलती है, बलदाई पहाड़ी। ठीक है, ये बलदाई पहाड़ी से निकलती है और गिरती कहाँ पर है, तो कैस्पियन सागर में। तो आपको याद रखना है बलदाई पहाड़ी से निकलकर ये कैस्पियन सागर में गिरती है और ये यूरोप की सबसे लंबी नदी, वोल्गा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। देखिए सौरमंडल में सूरज के सबसे निकट तो है बुध, लेकिन बुध में वायुमंडल का अभाव पाया जाता है। ठीक है, वहां पे वायुमंडल नहीं है, बहुत पतला सा वायुमंडल है, मतलब बहुत पतली परत है। तो उसकी वजह से जो है यहाँ ये सबसे गर्म ग्रह नहीं है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र, क्योंकि शुक्र में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है बहुत ज्यादा, मतलब अन्य गैसें भी हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। और हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, सूर्य की ऊष्मा को जो है वो अवशोषित करती है और वातावरण को गर्म कर देती है। तो जिसकी वजह से शुक्र ग्रह जो है वो सबसे ज्यादा गर्म, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। ठीक है, वैसे तो सौरमंडल में सूर्य के सबसे निकट कौन है, बुध है, लेकिन सबसे गर्म ग्रह जो है वो शुक्र है, क्योंकि बुध ग्रह के ऊपर वायुमंडल जो है वो उसकी कमी पाई जाती है। तो आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा यंत्र उच्च ताप मापने वाला यंत्र है। तो उच्च ताप मापने वाला यंत्र कौन सा है, पायरोमीटर, हाइड्रोमीटर, स्टेथोस्कोप, या फिर हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर में पहले भी पढ़ा चुकी हूँ आपको। ठीक है, तो ये जो उच्च ताप मापी है वो है पायरोमीटर। ठीक है, ये अधिकतम जो उच्च ताप होते हैं ना, बहुत ज्यादा उच्च ताप, उसको मापने के काम आता है पायरोमीटर। ठीक है, इसके अलावा अगर स्टेथोस्कोप आपसे पूछा जाता है तो ये हृदय व फेफड़ों की ध्वनि सुनने के काम आता है। ठीक है, डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं हृदय या फिर फेफड़े जो है उनकी आवाज सुनने के लिए। इसके अलावा जो हाइड्रोमीटर है तो ये द्रव का जो घनत्व है वो मापने के काम आता है। ठीक है, द्रवों का घनत्व मापने के काम आता है हाइड्रोमीटर। और हाइग्रोमीटर तो हमने पहले भी पढ़ा है, वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के काम आता है। ठीक है, तो आपने याद रखना है ये स्टेथोस्कोप जो है, पायरोमीटर तो हमारा हो गया उच्च ताप मापने वाला यंत्र है। स्टेथोस्कोप जो है वो हृदय व फेफड़ों की हृदय या जो फेफड़े हैं उनकी ध्वनि सुनने के काम आता है, ध्वनि सुनने के काम आता है। ठीक है, और हाइड्रोमीटर मैंने आपको बता दिया जो द्रव है,
द्रवों का घनत्व मापने के काम आता है। ठीक है, द्रवों का घनत्व मापने के काम आता है। और जो हाइग्रोमीटर है वो वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के काम आता है, वायुमंडलीय आर्द्रता। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? जैसे कि हमारे देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। ठीक है, जो कि आर्टिकल 76 में दिया गया है। आर्टिकल 76 में इनका पद दिया गया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का पद, जिनको राष्ट्रपति जो है वो नियुक्त करते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर राज्यों में पूछा जाए, ठीक है, ये तो हमारे देश का हो गया ना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76, ये हमारे देश के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। ये सरकार के ये जो है ये विधि सलाहकार होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही राज्यों में भी विधि अधिकारी होते हैं, विधि सलाहकार होते हैं। वो कौन होते हैं? वो होते हैं महाधिवक्ता। ठीक है, इनको बोलते हैं एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल। ठीक है, एडवोकेट जनरल जो है वो राज्यों के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। ठीक है, इनकी अगर योग्यता आपसे पूछी जाए तो मतलब इनकी योग्यता क्या होती है कि जो हाई कोर्ट होता है ना, हाई कोर्ट में अगर न्यायाधीश चुनने की योग्यता वो रखते हैं ना, तो वो जो है वो विधि अधिकारी बनने की भी योग्यता रखते हैं। अगर कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है तो वो अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल बनने की भी योग्यता रखता है। ठीक है, इसके अलावा अगर पूछा जाए इनको नियुक्त कौन करता है, ठीक है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल के द्वारा जो है इनकी नियुक्ति होती है। राज्य के राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राज्य के राज्यपाल। और योग्यता मैंने बता दिया आपको, हाई कोर्ट के जज की योग्यता होनी चाहिए, हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता होनी चाहिए, हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए इनकी। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। राज्य के राज्यपाल इनकी नियुक्ति करते हैं। और किसकी नियुक्ति करते हैं? जो बंदा हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता है वो विधि अधिकारी बनने की भी योग्यता रखता है। ठीक है, और इसके जो वेतन भत्ते हैं वो भी राज्यपाल ही डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, एडवोकेट जनरल, कहाँ के? राज्यों के। ठीक है, और अगर आपसे देश के पूछे जाएंगे तो वो होंगे महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह व विवाह विच्छेद और गोद लेना निम्न में से किस सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो मैंने आपको ये तो हमने पहले भी काफी बार पढ़े हैं ना सूचियों के बारे में। हमारी जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची है हमारे संविधान की, वो उसमें क्या दिया गया है? उसमें संघ और राज्यों के बीच में शक्ति विभाजन दिया गया है ना, शक्तियों को बांटा गया है, संघ और राज्य। मतलब कौन से मुद्दे जो हैं जिन पर केंद्र सरकार जो है वो कानून बना सकती है और कौन से मुद्दे हैं जिन पर राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। तो 3 प्रकार की सूचियां हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था। सूची 1 जो है वो है संघ सूची, सूची 2 जो है वो है राज्य सूची, और सूची 3 जो है वो है समवर्ती सूची। अगर पूछा जाए समवर्ती सूची संविधान में कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, ये भी याद रखना है आप। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची का प्रावधान जो है ये लिया गया है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो पूछा क्या गया है यहाँ पे कि विवाह व विवाह विच्छेद या फिर गोद लेना, ठीक है, इनके ऊपर कौन कानून बनाता है, ये किस अनुसूची के अंतर्गत जो है वो आते हैं? तो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, समवर्ती सूची। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची मतलब इसका अर्थ क्या हुआ कि इस विषय पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र सरकार को भी है और राज्य सरकारों को भी है। ठीक है, मतलब संसद को भी है और जो राज्य के विधानमंडल है उनको भी है। ठीक है, मतलब जो भी विवाह और विवाह विच्छेद, मतलब जो भी समवर्ती सूची में जितने भी विषय होते हैं ना, जैसे शिक्षा है, वन है ना, ये सारे विषय समवर्ती सूची में आते हैं। विवाह, विवाह विच्छेद, गोद लेना। ठीक है, तो ये जो है इनके ऊपर जो है कानून वो कौन कौन बना सकता है? वो जो संसद है वो भी कानून बना सकती है और राज्य का विधानमंडल भी कानून बना सकते हैं। याद यहाँ पे आपने क्या रखना है, बोला अगर दोनों में मतभेद होता है, संसद या फिर राज्य विधानमंडल में मतभेद हो जाए अगर बाई चांस, तो जो बोला संसद के द्वारा बनाई गई विधि है वही मान्य होगी। अगर दोनों विधियों में विरोध हो जाता है तो संसद के द्वारा बनाई गई विधि ही मान्य होगी। ठीक है, तो याद रखना है आपने कि जब कोई समवर्ती सूची का विषय होता है और उस पर दोनों ही कानून बना देते हैं, मान लो कि राज्य जो हमारी
संसद है उसने भी कोई कानून बनाया, और हमारी जो राज्य विधानमंडल था, विधान सभा थी, उसने भी कोई कानून बनाया। तो अगर उन दोनों में मतभेद पाया जाता है तो जो संसद कानून बनाएगी, जो सेंटर ने कानून बनाया होगा बोला, वही जो है वो यहाँ पर मान्य होगा। ये भी आपने याद रखना है। तो विवाह और विवाह विच्छेद या गोद लेना ये किस सूची के अंतर्गत आते हैं? समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, दुनिया का सबसे उम्र दराज जो स्थलीय जीव है वो कौन बन गया है? ठीक है, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। दुनिया का सबसे उम्र दराज स्थलीय जीव बना है हमारा एक कछुआ है, जिसका नाम है जोनाथन कछुआ। ठीक है, इसको अभी कहाँ पर रखा गया है? हेलेना द्वीप है, हेलेना। ठीक है, एक द्वीप है हेलेना, सेंट हेलेना, सेंट हेलेना, सेंट हेलेना, यहाँ पे इसको रखा गया है। तो ये जो है ये दुनिया का सबसे उम्रदराज, ठीक है, स्थलीय जीव है, ये आपको याद रखना है। करीब बोला जाता है कि इसकी एज जो है वो 190 साल की है। ठीक है, 190 साल की है इसकी एज। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करके जाएं। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, ताकि और लोग हैं वो भी जुड़े। ठीक है, इससे जो है टीचर को मोटिवेशन मिलती है। और मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।